हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ चालू करने वाले हैं दोस्तों। और आपका इंतजार हुआ खत्म। बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे, पार्ट के हिसाब से जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी जो भी लेसन प्लान बना हुआ हमारा है, आप उम्मीद करते हैं दोस्तों बस इतना पढ़ लीजिए, आपको मैथ में कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपके फुल मार्क आएंगे। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं परीक्षा के लास्ट दिन जब आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, तो आप रिजल्ट में देखेंगे कि आपका फुल मार्क है और कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक एक पार्ट को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अध्याय हमारा क्या है दोस्तों, एक है। और अध्याय एक का जो पहला चैप्टर है हम लोग का वास्तविक संख्या है। इसमें से आपको केवल 4 टाइप का प्रश्न पढ़ना है दोस्तों, बाकी आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल 4 टाइप आपको प्रश्न अगर आ रहे हैं तो 4 टाइप के प्रश्न से आप क्या कर सकते हैं, इसमें 5 अंक हासिल कर सकते हैं दोस्तों। कितने अंक? तो 5 अंक आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। बस केवल 4 टॉपिक पढ़ के जाइए और ये चारों टॉपिक आपको आ रहे हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन लगाने आ रहे हैं, तो आपके 5 अंक बिल्कुल फिक्स है दोस्तों, कोई हिला नहीं सकता आपके 5 अंक को। तो आइए हम एक एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप दे दिया है कि अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। यानी एक प्रश्न इस चैप्टर से ऐसा आने वाला है जो किस पर आधारित होगा? अभाज्य गुणनखंड पर आधारित होगा। यानी यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न इस समय बन रहे हैं नए ट्रेंड के हिसाब से, नए परीक्षा की जो स्थिति को देखते हुए इस टाइप के प्रश्न बनना चालू हो गए दोस्तों। दूसरा है लसौ और मसौ, यानी एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। यहाँ से फिक्स है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ से बनना है, वारंटी नहीं गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और एक नए तरीके से इस साल क्वेश्चन 2024 में देखा गया है कि भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्न को छोटे से छोटे रूप में बदलने वाला एक क्वेश्चन आ रहा है। अब इस समय वो पूछा जा रहा है। बाकी यह पहले का पैटर्न है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न, जो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो दिया जाता है उसको सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि यह हमारा अपरिमेय संख्या, सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है। तो इन टाइप को हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हुए एक एक टाइप को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन। टाइप 1 का अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसमें केवल 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एक है कि इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड में करना क्या है, केवल इनको काट लीजिए दोस्तों, केवल इसका क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 156 को ऐसे जब काटेंगे आप तो यह क्या होगा, 2 सत्य हो जाएगा हमारा 14, एक होगा यहाँ पे जाएगा इसके साथ, ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो यह होगा 2 तिहाई 6, और एक इसका बचेगा इसके पास जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर 3 से हम काटेंगे, 3 1 3 3 तरीके ना, फिर यह किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा दोस्तों। 13 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो 156 का अगर आपसे हम गुणनखंड पूछे तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? तो इसका आप आंसर जरूर लिखिएगा। यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 13 दे दिया है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं अगर वह सेम सेम है तो घात के हिसाब से ऑप्शन दे देता है। तो आप यह आंसर दिया हो तो यह भी सही है, नहीं तो दो, अगर 2 बार दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे में 3 गुणे में 13, यह हमारा सही हो जाएगा आंसर के रूप में। आप बिल्कुल यह भी लगा सकते हैं, यह भी सही है हमारा और यह भी सही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया है तो आप इस देखेंगे कि ऑप्शन में यही मैच करेगा, तो आप इसे जरूर ढूंढ लीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब कब पूछा था? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में यह पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था। एकदम दोस्तों उम्मीद रखिएगा 2025 में भी यह प्रश्न टपकने वाला है दोस्तों, बिल्कुल टपकने वाला है। तो बस उम्मीद जगा के रखिएगा, हो सकता है कि 156 के स्थान पर दूसरा कोई अंक ला दे,
लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको। तो याद रखिए 22 से पूछा, 23 से पूछा, तो 24 से पूछ लिया। अब क्लियर है कि 2022-23 अगर 24 में पूछा है तो 25 में भी पूछने का चांस बनता है दोस्तों। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से जरूर अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लेंगे, और उम्मीद करते हैं सीख भी गए होंगे दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप में का यानी अभाज्य गुणनखंड से ही रिलेटेड एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। वो कैसे पूछ रहा है देखिए ध्यान से। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल पता करना है। क्या पता करना है? अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग पूछ रहा है, घातों का योग। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें। तो 144 को जब हम तोड़ेंगे तो 44 को तोड़िए तो ये कैसे होगा? तो 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, और यहाँ 4 आते 2 काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6, एक बचेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से काटेंगे 2 नवा 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीका 9, और फिर 3 से काटेंगे तो समाप्त हो जाएगा। अब इसको हम क्या ले सकते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड 144 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 है। इसको हम लोग घात के रूप में सजोए तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, यानी 2 4 बार है, और इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार है। पूछा क्या प्रश्न में? घातों का योग, घातों का योग पूछा है। तो घात इसका कितना है? 4, और इसका घात कितना है? 2, योग माने जोड़, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और घातों का योगफल हमारा निकल के आएगा दोस्तों 6। तो इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय। अब देखिए कब कब पूछा है? 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है। क्लियर है दोस्तों, 2025 में टपकने वाला है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं न कहीं टपक जाएगा और आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरेगा दोस्तों। आप बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिनको मैथ से डर लग रहा है कि हम मैथ में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो आप धैर्य बना करके हमारे साथ जुड़े रहिए। एकदम गारंटी लेते हैं दोस्तों, आपकी मैथ बेहतर होगी और रैंक भी आपके अच्छे आएंगे, और आपका परसेंटेज भी अच्छा आएगा दोस्तों हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? टाइप सेकंड है। दो टाइप का अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन पूछ रहा था। अब क्या है इसमें? जो लॉसो मसो से आधारित, लॉसो मसो पर आधारित प्रश्न है। यह कुल 6 टाइप का प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा, और 6 तरीके के क्वेश्चन कौन कौन है उनको हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि इनका लॉसो और मोसो निकालिए। जो संख्याएं दे देगा और उनका पूछ देगा लॉसो और मोसो बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि लॉसो और मोसो आप निकालते हुए आ रहे हैं। दो तरीका है आपके पास, या तो आप लॉसो निकालने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल कर लीजिए, या गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर लीजिए। मोसो निकालने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल कर लीजिए, या गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर लीजिए, आपके ऊपर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके इनका लॉसो और मोसो निकालते हैं। तो अगर इन संख्याओं का हम एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन संख्याओं का खंड करते हैं। इन संख्याओं का क्या करते हैं दोस्तों? खंड करते हैं। और 255 का अगर खंड कर ले तो 867 का जब हम खंड करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा आता है 3 गुणे 17 गुणे 17। एक इसका आएगा, इसका आएगा 867 का खंड होगा 3 गुणे 17 गुणे 17। और अगर आपसे पूछे 255 का खंड क्या होगा, तो 255 का खंड हमारा आ जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका खंड आ जाएगा। किसका खंड आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 867 का खंड 3 गुणे 17 आप काट के चेक कर सकते हैं। 867 को जब आप काटेंगे तो ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा। अगर 255 का आप खंड करते हैं तो 255 का जो खंड होगा वो किससे किससे कटेगा? तो 3 से कटेगा पहले, 3 बटे 24 और 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा 17 पचे 85, फिर 17 से कट जाएगा। उसी प्रकार से इसका जब खंड करेंगे तो 3 से कटेगा और 17 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा, इसे कट जाएगा और यह कट करके या निकल करके सामने आएगा। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ध्यान सुनिए। तो सबसे पहले एचसीएफ समझिए। एचसीएफ जब भी निकालना हो
तो HCF हमारा क्या निकल के आता है, ऐसी संख्याएं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पर गुणे एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कॉमन नहीं मिलता है तो एक ही हमारा मौसा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन देख रहे हैं 3 इसमें भी मिल रहा है और 3 इसमें भी मिल रहा है, 17 इसमें भी मिल रहा है और 17 इसमें भी मिल रहा है। मतलब 3 गुणे 17, दो चीजें मिली है, 3 गुणे 17, इसका मतलब 17 तिया कितना होगा, 17 तिया 51, इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। 17 तिया 51 क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, मौसा हो जाएगा। दो चीजें कॉमन मिलेंगी दोनों में, 3 कॉमन मिला हमने 3 लिखा, 17 कॉमन मिला हमने 17 लिखा। तो जिस जो चीज कॉमन होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा, मौसा निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको दोस्तों LCM निकालना है, लॉसो निकालना है, तो जो कॉमन है तो उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो कॉमन है हमने उसको लिख लिया, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 17, 5 को भी लिख लेंगे और 17 को भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 17 और 17 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 17 17 हमारा हो जाएगा 289, कितना होगा दोस्तों, 289, और 5 तिहाई कितना होगा 15, यानी 15 गुणा 289, जब गुणा कर लेंगे 15 नवा कितना होगा, 15 नवा 135 को 5 लिखेंगे, हाथ से कितना लिखेंगे 13, 15 बटे 120, 120 और 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। 133 को लिखेंगे 3 और हासिल हो जाएगा हमारा फिर 13, और यहाँ पे क्या होगा 15 दूनी 30 और 30 और 13 कितना हो जाएगा, तो 30 13 हमारा 43 हो जाएगा। और यह 43 और 35 क्या होगा हमारा, LCM होगा, और 51 हमारा क्या होगा, HCF होगा। यानी मौसो हमारा निकल के आएगा 51 और लॉसो निकल करके आएगा 4335। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या 2024 से या नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि 2025 में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 24 से इसका शुरुआत है, तो 25 में भी इसका प्रश्न पूछने का चांस बनता है दोस्तों। तो आप घबराइए नहीं, आगे हम इसके अगले टाइप को, लॉसो मौसो के अगले टाइप को समझते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा, एक ऐसे क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पर दो संख्याओं को दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो कोष्टक में दिया रहता है दोस्तों वो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या है, और इसके बराबर में यहाँ लिखा है LCM दिया हुआ है, क्या दिया है, LCM दिया है। और यहाँ से आपको ये CF पता करना है, क्या पता करना है, HCF। तो दिया गया है LCM 3168, या पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का LCM दिया गया कितना, 3168। तो पूछा है HCF क्या होगा। ऐसे सवालों को क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे सवालों का हम HCF नहीं निकालते हैं, हम क्या करेंगे दोस्तों, एक हमारा फार्मूला होता है, उस फार्मूला का इस्तेमाल करके, उस फार्मूला का हम इस्तेमाल करके आसानी से LCM निकालना हो या HCF निकालना हो, निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, हम फार्मूला लगाते हैं क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी लॉसो गुणे, लॉसो गुणे मौसो, लॉसो गुणे मौसो, यानी LCM गुणे HCF जो होगा वह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा क्या होगा, बराबर होगा। यानी लॉसो और मौसो का गुणा कर दे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। LCM दिया है, कितना दिया है, तो 3168 दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। HCF हमें पता करना है तो कोई दिक्कत नहीं, HCF को रहने दीजिए। यहाँ पर पहली संख्या 132 और हमारा दूसरी संख्या कितना दिया है, तो 288 दिया है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ से क्या करना है, HCF निकालना है, तो HCF को रहने दीजिए। यहाँ पर गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 132 गुणे 288, अब पूरे के बट्टे में कितना होगा, 3168 हो जाएगा। कितना होगा, 3168 हो जाएगा। इसको काट लीजिए दोस्तों, इसको हम 8 से काटें तो 8 से काटेंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 8 6 के 48 हो जाएगा। इसको जब हम 8 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 3 का 24 और बचेगा 7 बचेगा, 8 9 72, फिर 4 बचेगा, 8 6 के 48 हो जाएगा दोस्तों। अब 6 से इसको काटे तो 6 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा 36 और 3 6, यानी 6 से कट जाएगा, 6 6 से 6 बार में कटेगा 36, और 6 से इसको जब काटेंगे तो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36
और 3 बचेगा 36 होगा, 6 का गुणा 6 में कटे 36। फिर 6 से काटिए इसको, तो 6 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 11 छके 66। और 11 से जब इसको इसको 132 को काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा दोस्तों। 11 गुणा 11 का जब 12 में गुणा करते हैं तो 132 आता है, यानी कुल मिलाया करके इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया 12। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 12 होगा। आपको काटने आना चाहिए दोस्तों, आप काटना नहीं सीख पाए दोस्तों तो आपकी कमी है, आप उसको सुधार करके काटने का प्रयास करिए, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 22 में पूछा था, 24 में पूछा है। हो सकता है दोस्तों कि आपके क्वेश्चन पेपर में 2025 में यह क्वेश्चन दर्शन दे दे, तो आप बिल्कुल सही जगह है, टेंशन ना लीजिए दोस्तों। आप एक एक टॉपिक को समझते हुए चलिए, आपका बेहतर रिजल्ट आएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी लॉसो मोसो टाइप का क्वेश्चन नंबर तीसरा कैसे पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिए। तो जिस तरीके से हमने एचसीएफ निकाला, ठीक उसी प्रकार से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं एलसीएम भी? तो देखिए हम बताए हैं एलसीएम गुणे में क्या होता है एचसीएफ, और बराबर में क्या होता है पहली संख्या गुणे में क्या होता है दूसरी संख्या। हमेशा ब्रैकेट में जो दिया होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, तो यहाँ पर पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो कहेंगे सर ये क्या ब्रैकेट में दिया है, तो वही तो बात है। 252 आया 252 आया, 594 आया 594 आया, तो कोष्ट वो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है। एचसीएफ दे रहा है, दे रखा है एचसीएफ को रहा है 18 है, तो एलसीएम पता करना है हमें, और एचसीएफ हमारा 18 है, बराबर में पहली संख्या 252 गुणे में दूसरी संख्या 594। अब यहाँ से क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो एलसीएम निकल जाएगा हमारा कितना 252 गुणे 594, और पूरे के बट्टे में क्या है 18। अब 18 से इसको डिवाइड करिए, तो 18 से काटेंगे तो 18 करने 18, और यहाँ 18 करने 18 होगा, और 7 बचेगा तो यह 72 हो जाएगा। 18 चौका 72 हो जाएगा दोस्तों। जब इसका गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, गुणा करने पर इसका गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 8316 दोस्तों। कितना होगा 8316, गुणा करके देख लीजिएगा इसका कितना आएगा 8316, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 8316, इसका गुणा करने पर आंसर आ जाएगा। कब कब पूछा है 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, 25 में आपका नंबर है दोस्तों। एकदम आग लगा दीजिए क्वेश्चन को, क्या लगा दीजिए दोस्तों क्वेश्चन में ही आग लगा दीजिए। आप इतना मेहनत करिए दोस्तों कि क्वेश्चन भी आपसे डरने लगे कि क्या सवाल देते हैं बोर्ड वाले, कैसा सवाल देते हैं हम लोग के सामने। एकदम आग लगाने का काम करिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वो बड़ी से बड़ी संख्याएं, यह लसो मसो का ही टाइप क्वेश्चन है, और कक्षा 6 7 8 में ये चीजें बताई जाती है दोस्तों। इतना सिंपल क्वेश्चन है 6 7 8 में बताई जाती है। कह रहा है वो बड़ी से बड़ी, बोला गया होगा जब आप कक्षा 8 में 7 में पढ़ रहे होंगे, तो जब भी बड़ी से बड़ी पूछता है तो मतलब क्या निकालना है मौसो निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है हमारा मौसो निकालना है, मौसो ही निकालना है दोस्तों। जब बड़ी से बड़ी कह दे तो क्या निकालना है मौसो। तो कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचता है शेषफल प्राप्त होता है, कितना 5 प्राप्त होता है। यानी एक ऐसी कोई संख्या है जिसको हम इसमें डिवाइड करें और इसमें डिवाइड करें तो दोनों दशा में 5 शेष बचेगा दोस्तों। कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वह जो शेष बच रहा है वही हम माइनस कर देते हैं। तो 245 में से जो हमारा शेष 5 बच रहा था उसको घटा लेंगे तो कितना होगा 240 होगा। क्या होगा 240 होगा। और जो 1037 है उसमें से जब हम 5 माइनस कर लेंगे तो हमारा 1032 होगा। अब कोई ऐसी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसको भी काटेगी तो शेष 5 नहीं बचेगा, इसको भी काटेगी तो शेष 5 नहीं बचेगा, क्योंकि जो शेष बच रहा था उसको तो हमने पहले ही घटा दिया है। तो जब घटा दिया तो शेष नहीं बचेगा। अब इसका हमको मौसम निकालना है। क्या निकालना है मौसम निकालना है, तो निकाल लीजिए। अब मौसम निकालेंगे तो 240 को जब हम खंडित करेंगे तो क्या आएगा, तो 240 को तोड़िए, 240 को तोड़ेंगे तो यहाँ होगा 2 2 12 बार में कटेगा यहाँ पे, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 30 बार में हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में 15 बार में, फिर 3 से काट लेंगे 5 बार में, फिर 5 को काटेंगे खत्म हो जाएगा। यानी 240 के स्थान पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे क्या होगा 5 होगा, ये 240 को तोड़ दिए। और 1032 को जब तोड़ेंगे तो वह क्या होगा, तो 1032 को तोड़िए, यह हो जाएगा हमारा 2 से काटेंगे 2 पचे 10, और यह हो जाएगा 2 एक करने में 2, और एक बचेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4, एक बचेगा 2 पाँच से 10, और एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 2 एक करने में 2, 2 दूना 4, 2 नौ 18, फिर 129 कटेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, अब किससे कटेगा 43 से कटेगा, तो 43 से कटेगा कितना आएगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, फिर 2 गुणे, फिर 2 गुणे, अब क्या है 3 गुणे, उसके बाद क्या है हमारा 43 है। तो अब जोड़ा मेरा ये, तो जोड़ा किसका हम बताए थे, यह सी एफ वही होगा, यह सी एफ वही होगा जो कॉमन होगा, यह सी एफ वही होगा जो क्या होगा कॉमन होगा। तो यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 2 लिखेंगे, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 2 लिखेंगे, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी कॉमन होगा, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो जब हमने क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 3 का कितना होगा 24 होगा दोस्तों, कितना आएगा 24, इसका मौसो आ जाएगा 24। तो आप जब इसको 24 से डिवाइड करेंगे इन संख्याओं को, इसमें भी 5 शेष बचेगा, इसमें भी 5 शेष बचेगा, यानी 24 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। मौसो का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी इन दोनों संख्याओं को ऐसी कोई इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती जिसको यह डिवाइड कर दे, यानी इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो दोनों को डिवाइड करे, यही होता है मौसो। क्या होता है दोस्तों, यही मौसो होता है। आइए इसके अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे दोस्तों 7 बचे। इसको छोड़िए दोस्तों, अभी सबसे पहला काम क्या करिए, 35, 56 और 91 को, इन 91 का पहले सबसे पहले खंड करिए या लसो निकाल लीजिए एक ही साथ। तो आप क्या निकालना है, हमें लसो निकालना है, तो आप 35 का खंड कर लीजिए, आपको जैसे आता है दोस्तों ऐसे निकाल लीजिएगा। 56 का खंड करिए और साथ ही साथ 91 का खंड करिए। 35 को तोड़ेंगे तो 5 सत्ते कितना होगा 35 होगा। 56 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 होगा। और 91 को तोड़ेंगे दोस्तों, 91 को जब तोड़ेंगे दोस्तों, तो 91 तोड़ने पे क्या होगा, 91 को जब तोड़ेंगे हम, तो 91 को तोड़ने के बाद हमारा कितना निकल के आएगा, तो 13 सत्ते 91, 13 गुणे क्या होगा दोस्तों 7 होगा, 13 गुणे क्या होगा 7 होगा। आप यहाँ पे कॉमन देखिए तो 7 सब में कॉमन है, तो कॉमन वाले को एलसीएम में लेते ही लेते हैं तो 7 हो गया। जो कॉमन नहीं उसको भी लेना है, तो यहाँ पर 5 है उसको ले लिए, यहाँ पर जो बच गया वो तीनों मिलकर के कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और एक हमारा कितना बच गया 13। इसका गुणा करिए तो 8 पचे कितना होगा 40, और 40 का गुणा जब हम 13 में करेंगे तो 13 चौके 52, यानी गुणा हो जाएगा तो 520 हो जाएगा, क्योंकि 40 गुणे में 13, और 13 चौका होता है 52, और एक जीरो है साथ में 520, और गुणे 7 करना है, तो जब 7 से गुणा करेंगे 7 शून्य शून्य, 7 दूना 14 के 4, और 7 पचे 35 कितना होगा 36, 3640 क्या आएगा, तो 3640 इन तीनों का एलसीएम आएगा दोस्तों। क्या आएगा एलसीएम, वो कहा है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इस संख्या से भी कट जाएगा, इस संख्या से भी कट जाएगा, और इससे भी कट जाएगा, यानी जितनी भी संख्याओं का हम लॉसो निकालेंगे दोस्तों, वह तीनों संख्याओं से एलसीएम जो होता है लॉसो कट जाता है, विभाजित हो जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल भी बचाना है, तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, शेषफल बचाने के लिए 3640 आप प्लस में 7 शेषफल जोड़ दीजिए, तो वही हो जाएगा हमारा 3647। यह जाकर के हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। आप गलती से इसको न मार दीजिएगा, क्योंकि 7 अंतिम में जोड़ना ही जोड़ना है। ये हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस समय का यह नया क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस पे गौर करिएगा दोस्तों, यह परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। इस समय का नया क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, यह 2024 के सेट में इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, यह भी लॉसो मसो से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप 65 और 117 का पहले क्या निकालिए, 165 और 117 का पहले ये सीएफ निकालिए। लेकिन यहाँ पर ये सीएफ ही दिया है, लेकिन यम के फॉर्म में दिया है, तो जो ये सीएफ निकलेगा
वह इस एचसीएफ के बराबर होगा, यानी यह भी एचसीएफ है और ये इसका निकालेंगे वो भी एचसीएफ होगा, लेकिन यह एम के फॉर्म में है और इसका यह रियल एचसीएफ निकलेगा। तो हम क्या करें, हम लोग क्या करें, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, इसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, तो यह हमारा हो जाएगा 65 का खंड करेंगे तो 13 पचे कितना होता है 65, और 117 को तोड़िए तो 117 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा किससे, यह हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13 बटे 4, 13 नवा 117, 13 नवा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। और इसका एचसीएफ जब निकालेंगे दोस्तों तो एचसीएफ निकलेगा कितना, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, कॉमन जो होगा वही हमारा क्या हो गया एचसीएफ, यानी कुल मिला करके इसका एचसीएफ कितना निकल गया 13। और वहां पर यम के फॉर्म में भी दिया है इन दोनों का ही एचसीएफ, तो यह भी एचसीएफ है और वो भी एचसीएफ है, तो एचसीएफ और एचसीएफ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 65 माइनस में 117 और बराबर में कितना 13। क्यों 13 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि यह भी हमारा एचसीएफ है, रियल वाला है और यह एम के रूप का है। एम का मान निकालना है, 117 को 95 कर दीजिए तो 65 बराबर क्या होगा, 13 प्लस में कितना होगा 117 होगा, तो 65 बराबर, तो यह हो जाएगा जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 130 हो जाएगा, जोड़ने में कितना होगा 130, 65 दूनी कितना होता है 130, तो यम का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यम बराबर 2 निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस समय का नया क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, आप जरूर बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आप परीक्षा में फंस सकते हैं। आइए अगले टाइप की तरफ देखते हैं। अगला टाइप जो पूछ रहा है वह नए ट्रेंड के हिसाब से नए तरीके से पूछ रहा है दोस्तों। यह पूछ रहा है भिन्नों का सरलतम रूप। हमने बताया था 3-4 टाइप हमने क्वेश्चन बताया था। पहला हमने बताया था क्या, पहला हमने बताया था किसके आधारित, गुणनखंडों पर, अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित। दूसरा हमने एलसीएम पे बताया और तीसरा है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो भिन्नों पर क्या है, यह एक ऐसा भिन्न दे देगा और आपको इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना होता है दोस्तों। देखिए नया क्वेश्चन 2024 में पूछा था दोस्तों, और बच्चे बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि इनको बहुत लोगों को काटने ही नहीं आ रहा था, जिससे इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन को गलत मार करके चले आए। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो यह आपको देखने में भले से आसान लग रहा है लेकिन है यह खतरनाक, क्योंकि आप इसको काटते काटते परेशान हो जाएंगे। न यह एक से कट, न 2 से कटने वाला है, न 3 से कटने वाला है, न 5 से कटने वाला है। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कटेगा किससे, तो यह कटेगा, देखिए दोस्तों यह डायरेक्ट 37 से कटेगा दोस्तों। किससे कटेगा, 37 से कटेगा। 37 चौका होगा 148 और 37 पचे कितना होगा 185। तो 37 से काटेंगे 4 बार में कटेगा और 37 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। 4/5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। कितना होगा, 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं काटने पीटने का। तो चलिए दोस्तों अगला टाइप क्या है, टाइप नंबर 4। तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कह दिया जाए, वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट अगर प्रश्न कह दिया जाए तो यही है, आपको सिद्ध करना होता है। ऐसे प्रश्न को सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3, एक अपरिमेय संख्या इस टाइप का, एक माइनस वाला पूछ सकता है और एक गुणे के फॉर्म में पूछ सकता है, और एक है जो सिंगल केवल करड़ी में संख्याएं दे करके पूछ सकता है। यह सभी टाइप के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको एकदम सीखना ही होगा, नहीं तो आप परीक्षा में कदापि बैठने का प्रयास मत करिएगा बिना इन सब क्वेश्चन को सीखे। यदि आप परीक्षा में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह घातक होगा, आप निराश रहेंगे, केवल अगल बगल देखने का काम करेंगे, नकल मारने का काम करेंगे। अभी समय है दोस्तों, आप मेहनत करके इसको सीखने का प्रयास करिए। आइए दोस्तों इसको हम लोग सीखते हैं कैसे हल होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 धन करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, जो भी सिद्ध करने के लिए दे रहा है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो आप इसका विपरीत मानिए। अपरिमेय का विपरीत क्या मानेंगे, हम परिमेय मानेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना, यह लिखना जरूरी है दोस्तों, जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूं एकदम रट लीजिए, यही आपको परीक्षा में छाप देना है दोस्तों। अगर जिस दिन यह परीक्षा में छाप दिए, एग्जामिनर हिल जाएगा कि हाँ हमने, लड़का ने कुछ लिखा है। माना 5 प्लस करड़ी में 3, माना 5 प्लस करड़ी में 3,
एक परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है? एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, एक परिमेय संख्या है। हमने उसका उल्टा माना, परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है? माना हमने 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो बताइए इसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों? लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? 5 प्लस करड़ी में 3 और बराबर में क्या होगा? P बट्टे में Q होगा दोस्तों। क्या होगा? P बट्टे में Q होगा। क्या हम A बट्टे B लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम X मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। जबकि कोष्टक में आपको यहाँ लिखना होगा दोस्तों, जहां जहां P और Q, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं दोस्तों। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या हम क्यों बोल रहे हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं क्यों हम बोल रहे हैं सहअभाज्य संख्या? क्योंकि इन दोनों का कोई एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी वह सहअभाज्य संख्या, इनका मोसो हमेशा एक आएगा। और एक और बात लिख दीजिएगा दोस्तों, अर्थात Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, इसको लिखना अनिवार्य है। यहाँ पर बगल में छाप दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? आपको पक्षांतर करना है, रूट वाली संख्याओं को छोड़कर बाकी संख्याओं को पक्षांतर करिए तो यह हो जाएगा P बट्टे Q, और माइनस में कहाँ चला जाएगा? माइनस में, या 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको शब्द का चयन करना है। यह आप ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या P बाई क्यू परिमेय संख्या है? बिल्कुल, अभी तो माने हैं कि माना माना जो P बाई क्यू हमारी परिमेय संख्या है तो हम इसके बराबर किए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ उपरोक्त से किससे? उपरोक्त से P बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उपरोक्त से P बाई क्यू एक क्या है? परिमेय संख्या है। और 5 भी, और 5 भी परिमेय संख्या है। 5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों? एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात क्या लिखेंगे दोस्तों? अर्थात P बट्टे Q माइनस में 5 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों? एक परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या होगी और दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर है, तो करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या है। किंतु यहाँ लिखेंगे किंतु यह ज्ञात है, किंतु यह ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। अतः वे एक दूसरे का अंत विरोध कर रहे हैं। वे एक दूसरे का अंत विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? अंत विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा हमारा? 5 प्लस करड़ी में 3, 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी सी बात आपको बस लिखनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह सारी बातें अगर आप लिखते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एग्जामिनर देखेगा, आपको एक अच्छी समझ रहेगी, वो समझ रहा है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ रहे हैं, तो आसानी से आपको क्या कर देगा? फुल में फुल मार्क देगा दोस्तों। यह 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। क्लियर है कि 25 में आने वाला है दोस्तों। आप टेंशन न लीजिए, बस बेहतर तरीके से आप लिख करके आइएगा।
एकदम मार्क आपको कम नहीं देगा, फुल में फुल मार्क देगा। आइए इसका पहला टाइप हमने सीखा जब प्लस था। ठीक माइनस वाला भी इसी तरीके से होगा, सब कुछ लिखावट वही होगी, केवल यहाँ थोड़ा सा देखना है तो देख लीजिए। हम बता दे रहे हैं दोस्तों, इसका अगला टाइप क्या है, इसका अगला टाइप माइनस वाला है, जो सन 2022 में पूछा था माइनस वाला। तो सेम टू सेम उसी तरीके से हल होगा, केवल क्या करना है दोस्तों, माना क्या करना है, माना 2 माइनस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 माइनस करड़ी में 5 और बराबर में क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू लिखेंगे, जहां सब कुछ वही होगा, जहां P एवं Q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q जो है वह जीरो के बराबर नहीं है दोस्तों, Q जो है वह जीरो के बराबर नहीं है हमारा, ये जीरो के बराबर नहीं है। अब क्या करना है, केवल माइनस करनी 5 को उधर भेज दीजिए और P बाई क्यू को उधर लाइए, तो होगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस P बाई क्यू, और उधर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। करड़ी में 5 को हमने उधर भेज दिया, पूरी संख्या को हमने इधर ला लिया। तो बस वही बातें आपको लिखना है कि यहाँ पे दो भी परिमेय संख्या है, P बाई क्यू भी परिमेय संख्या है, इन दोनों का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या है और दोनों पक्ष बराबर है तो करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी, किंतु करड़ी में 5 ज्ञात है, किंतु करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अंतर विरोध कर रहे हैं। जब अंतर विरोध कर रहे हैं तो कभी भी क्या होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात 2 माइनस करड़ी में 5 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों पीछे वाली बातें, ये क्या हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सेम प्रोसीजर उसमें भी है, देखिए दोस्तों हल कैसे करेंगे। तो मान लीजिए, माना माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 करड़ी में 5 को P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो जहां क्या होगा, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q क्या होगा, एक सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, सअभाज्य संख्याएं हैं। और Q का मान क्या है, यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 को यहाँ से जब भेजेंगे दोस्तों तो करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, यह गुणा है तो भाग के रूप में चला जाएगा, तो P बाई क्यू, और गुणे में जाएगा तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। हम आपसे पूछे क्या यह परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, अभी तो माने हैं 1/7 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमेशा परिमेय होता है। तो यह पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तो लिखेंगे P बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, 1/7 भी परिमेय संख्या है, तो अर्थात यह P/7 क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों, करड़ी 5 बराबर P बट्टे कितना हो जाएगा, 7Q, यानी P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। तो करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि एक दूसरे का क्या है, अंतर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अंतर विरोध कर रहे हैं। इसलिए 7 करड़ी में 5 क्या होगा, हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, 24 में भी पूछा है, तो याद रखिएगा अब आपकी बारी है दोस्तों, यह आपकी बारी है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अगर कहा जाए, इस पूरे चैप्टर का अगर निचोड़ कहा जाए दोस्तों, तो यह लास्ट प्रश्न है। और इसको जो लड़का देख करके नहीं गया, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेगा दोस्तों। इसको देखिए, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, तो क्या आप बता सकते हैं दोस्तों 25 में नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। बस आप उम्मीद लगा करके जाइएगा और याद करके जाइएगा, इस प्रश्न को रट जाइएगा दोस्तों एकदम,
तब जाकर के आप परीक्षा में बैठने का प्रयास करिएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यह क्या है दोस्तों, अलग है, अन्य क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना जरूरी है। तो आइए एकदम ध्यान पूर्वक इस सवाल को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानिए, माना माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब मान लिए तो हम करड़ी में दो के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी में दो के बराबर हम p/q लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं। और जहां क्या है, जहां p/q, जहां p तथा q सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों, सअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, सअभाज्य का मतलब यह है कि इनका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि P और Q को ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक को छोड़ दिया जाए, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो P को भी काट सके और Q को भी काट सके। बस इतनी सी बातें दोस्तों दिमाग में रखनी है आपको। ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो P को भी काटे और Q को भी काटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या। यहाँ हमने मान लिया। अब क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर ले रहा है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आप वर्ग करिए, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में दो का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा p/q का स्क्वायर। और करड़ी में दो का वर्ग करेंगे तो दो आएगा, पता है दोस्तों। और p/q का वर्ग करेंगे तो आएगा p² बट्टे में q²। क्लियर है। तो आप क्या करिए, q² को जब इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2q²। अब बराबर में क्या होगा, p²। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए, इसको समीकरण नंबर आप एक मानिएगा। क्या मानिएगा दोस्तों, समीकरण नंबर एक मानिएगा। आपको इससे क्या लग रहा है, आपको यह दिखाई दे रहा है कि जो जो p² बना है वह 2 × q² से बना है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि p² को दो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे उपरोक्त से, उपरोक्त में p² को दो विभाजित करेगा। क्या करेगा दोस्तों, दो विभाजित करेगा, विभाजित कर रहा है, कर रहा है। क्योंकि क्यों कर रहा है, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि यह दो इसके गुणे के रूप में है। तो आप बताइए कि इन दोनों का गुणनफल ही तो p² के बराबर है। तो इसका मतलब यह है, हम आपसे एग्जांपल में पूछें कि मान लीजिए यहाँ पर 8 है, हम यहाँ लिख दें 2 × 4। क्या लिख दें दोस्तों, 2 × 4 लिख दें। तो आप बताइए यहाँ पे दो क्या कर रहा है, दो 8 को विभाजित कर रहा है, तभी तो इनका गुणनफल आया है। तो बिल्कुल आप कहेंगे जी सर, इन दोनों का गुणनफल ही तो p² है, इसलिए दो इनको विभाजित करेगा। जब उपरोक्त में p² को दो विभाजित कर रहा है तो यह क्लियर है दोस्तों, अब p को भी विभाजित करेगा। क्या होगा दोस्तों, दो विभाजित कर रहा है तो वह p को भी विभाजित करेगा। तो वह p को भी क्या करेगा दोस्तों, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक आप स्पष्ट हो जाना चाहिए। मतलब यह है कि मान लीजिए कोई संख्या है 4 है, अगर 4 का स्क्वायर लिखे तो कितना आ गया, 16। तो आप बताइए कोई संख्या है, अगर p² यानी 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, मतलब 16 को डिवाइड कर रही है दो, तो क्या इसी के वर्गमूल यानी 4 को डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, p² को डिवाइड करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो उसके क्या करेगी, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 है और 3 का मान लीजिए यहाँ पर 9 दिया है। अगर हम कहें कि 9 का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, अगर हम कहें कि 3 जो है इन 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, मतलब 81 को वह डिवाइड कर रही है, तो क्या वह 9 स्क्वायर को डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, यानी 9 को डिवाइड करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। यानी इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी और वह खुद उस संख्या को भी डिवाइड करेगी। तो इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों।
यानी दोनों को क्या करेगी, वो डिवाइड कर देगी। इस चीज को याद रखना है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, तो अब P को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अब यहाँ पे क्या करना है, P बराबर मान ले, P बराबर 2m मान ले। क्या मान ले दोस्तों, P बराबर 2m मान ले। अब P बराबर 2m के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा P2Q² इक्वल टू क्या होगा, P की जगह हम क्या लिखेंगे 2m, तो 2m का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब हम कल हल करेंगे तो 2Q² और बराबर में हो जाएगा 4m²। क्या होगा दोस्तों, 4m² होगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब 2 से काटेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 2 में कटेगा तो यह हो जाएगा Q² बराबर 2m²। क्या होगा दोस्तों, 2m²। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लें, 2 मान लें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो Q² है वह 2 इंटू m² के बराबर है, यानी 2 गुणे m² के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 2 का गुणनफल है और m² का गुणनफल ही Q² है। इसका मतलब 2 इसको क्या करेगा, Q² को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, 2 Q² को विभाजित करता है, Q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो क्या होगा, तो Q को भी विभाजित करेगा, तो Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात आप शुरू में ध्यान दिए थे, आप एक बात ध्यान दिए थे कि P और Q का कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आपने शुरू में माना था सबार संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, समीकरण 1 से देख रहे हैं कि P को 2 विभाजित कर रहा है और समीकरण 2 से देख रहे हैं कि Q को भी 2 विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी P को अगर कोई संख्या दो P को भी काट रही है और Q को भी काट रही है, तो इसका मतलब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और 2 दोनों को क्या कर रही है दोस्तों, काट रही है। जब दोनों को 2 काट रहा है, इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। गुणनखंड क्या है उसका, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अर्थात उपरोक्त का विरोधाभास हो रहा है दोस्तों, उपरोक्त का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, उत्पन्न हो रहा है। अतः क्या होगा, अतः करड़ी में 2 1 अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बातें आपको क्या करनी है दोस्तों, लिखनी है, संख्या होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के सभी सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन यानी टाइप वाइज क्वेश्चन को खोज करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अगर इतने क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी और एक परीक्षा में अच्छी पकड़ बना करके जब परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों तो आप एक मुस्कुराते हुए अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। लेकिन आप अगर इन प्रश्नों को हल करना अभी नहीं सीख पाए हैं तो आप निश्चित है हमेशा चिंतित रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को सीख करके और आगे वाले वीडियो में एकदम ऊर्जा के साथ आएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।